फ्रेंड, मेरा नाम है रेविन टेलर और वेलकम है आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था के आज पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गलनांक की, क्योंकि हम सहसंयोजी साथ ही साथ मेटेलिक बॉन्ड जितने भी क्रिस्टल के जो जालक होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है, दूसरा आयनिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है और कोवेलेंट सॉलिड के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु पर। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहलाते हैं? जिस पर किसी पदार्थ को यदि हम यहाँ पर एक धातु ले लें और उस धातु को अगर हम गर्म करते जाए तो वो किस डिग्री या किस टेम्परेचर पर कितनी जल्दी गल सकती है, यानी कि कितनी जल्दी वो लिक्विड में बदल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहलाते हैं। अब बात आती है गलनांक, और हम तीनों ठोसों को गलनांक क्यों ले रहे हैं? गलनांक के हिसाब से, मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से एक और डिफरेंशिएशन किया जाता है सारे ठोसों को, इसलिए हम गलनांक के डिफरेंस पर लेते हैं। सबसे पहले जो गलनांक के बिंदु पर आते हैं, सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है? सहसंयोजी ठोसों का होता है। और सहसंयोजी ठोस का क्यों होता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है जाइंट स्ट्रक्चर। अगर हम एक ही धातु, जैसे अगर पूरे एक मान लें कि एक लोहे के टुकड़े को अगर हमें गर्म करके पिघलाना है तो ये 1100 डिग्री सेल्सियस पे आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोहे का एक पूरा, हम अगर लोहे को ज़्यादा मात्रा में ले, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम इस लोहे के ज़्यादा ले लें टुकड़े, जैसे कम से कम अगर हमने 100 टुकड़े ले लिए तो ये ज़्यादा टाइम लगाएगा। 1100 डिग्री पे तो होगा पर टाइम ज़्यादा लेगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। और जाइंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसका जो कार्बन है, जैसे कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का या डायमंड का, ये स्ट्रक्चर जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रहते हैं और एक फॉर्म नहीं होता है। कम से कम 1000, 2000 या 5000 तक इसके फॉर्म इस प्रकार आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इसके जाइंट स्ट्रक्चर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सर्वाधिक होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास आयनिक ठोस। आयनिक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसमें जो आयन होगा वो कौन सा होगा? सोडियम प्लस होगा, साथ ही क्लोरीन, साथ ही क्या होता है? क्लोरीन माइनस होगा। ध्यान रखना कि सोडियम क्लोराइड जो है वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन जब इसे पानी में मिलाया जाता है, द्रव में मिलाया जाता है, तो ये Na+ और Cl देता है। आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, परंतु ये द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है। दूसरा आता है मोलिक्यूलर ठोस होते हैं, जो मोलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं वो मोलिकुलर ठोस कहलाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो जाइंट स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन के 2 समरूप होते हैं। कार्बन का मुख्य समरूप होता है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का चालन होता है, जो क्या करता है? विद्युत का चालन होता है, जो हमारी पेंसिलों में पाया जाता है। दूसरा होता है डायमंड, जो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अगर हम डायमंड में, देखिए, अगर हम डायमंड में कुछ अशुद्धियाँ मिला दें तो डायमंड भी विद्युत का चालक होता है। ध्यान रखना, शुद्ध जल विद्युत का अचालक होता है। ध्यान रखना, जो शुद्ध जल है वो विद्युत का अचालक होता है। लेकिन अगर जल में कुछ अशुद्धियाँ उत्पन्न है, जल में ले लिया और इसमें कुछ अशुद्धियाँ उत्पन्न नहीं है, मान लो एक टैंक है पानी का और ये बिल्कुल प्योर पानी है, बिल्कुल 100% प्योर पानी है, तो इसमें अगर हमने तार छोड़े और यहाँ पर एक व्यक्ति तैर रहा है तो वो नहीं चिपकेगा। लेकिन अगर हम इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला दें, कुछ नमक मिला दिया या कुछ और पदार्थ मिला दिया, जैसे कि पेड़ की पत्तियाँ मिला दी हमने या कुछ जैसे मिट्टी टाइप डाल दिया, तो विद्युत का चालन करने लगेगी और व्यक्ति को करंट लगने की पूरी संभावना है। ठीक है। अब हम आगे आते हैं कि प्रमुख ठोसों को पहचान लीजिए कि कौन कौन से ठोस है। सबसे पहले P4O10 जो है वो कौन से ठोस में आता है? हमारे पास आता है मोलिकुलर ठोस में आता है। ठीक है। ये आते हैं हमारे पास मोलिकुलर ठोस में, मोलिकुलर ठोस में आता है। दूसरा होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आता है सहसंयोजी, इसको मैं लिख रहा हूँ कोवेलेंट। आप इंग्लिश में नाम याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया है, कोवेलेंट। दूसरा होता है CIS, ये भी मैंने पढ़ा चुका हूँ कि किस में आता है? कोवेलेंट ठोस में आता है। किस में आता है? कोवेलेंट ठोस में आता है। दूसरा होता है RB। अब ये मेटल के रूप में दिया गया, ध्यान रखना, जो सिंगल दे रखा है वो मेटल के रूप में, इसमें कार्बन अटैच है, इसलिए ये सहसंयोजी है। ठीक है। और सहसंयोजी ठोस वे होते हैं कि जो एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। अब ये कौन सा होता है? मेटेलिक ठोस। मेटल मतलब धातु। ठीक है, मेटेलिक ठोस। दूसरा होता है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक थोड़ी ठोस है, प्लास्टिक को, जैसे हमारी कुर्सी है, वो प्लास्टिक ठोस में नहीं आती, वो आती है अमोर्फस में। अमोर्फस किसे कहलाते हैं? अमोर्फस वो होते हैं जो स्पष्ट रूप से विलयन नहीं दर्शाता होता, यानी कि अगर इन्हें काटा जाए तो स्पष्ट रूप से नहीं कट पाते, इन्हें अमोर्फस कहलाते हैं या अक्रिस्टल भी कहते हैं। अमोर्फस को एक और हिंदी में नाम होता है अक्रिस्टल। अमोर्फस या अक्रिस्टल भी इन्हें कहते हैं। अक्रिस्टल जो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं पाया जाता, अक्रिस्टल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है NH4Cl। ये भी आयन के फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि इसमें NH4+ चला जाएगा, NH4+ चलाया जाएगा, प्लस Cl- चला जाएगा, तो ये हमारे पास कौन सा होता है? आयनिक ठोस होता है। कौन सा होता है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है MgO, जो कि 2 पे प्लस चला जाता है, Mg2+, और जो O होता है लास्ट वाला वो
माइनस में चले जाता है, 2 माइनस। ये भी कौन सा होता है हमारे पास, आयनिक। ठीक है, इसको एक बार और अगर इस प्रकार से आप थोड़े 2-3 क्वेश्चन करके देख लीजिए और आपसे बन जाएंगे। जितने भी प्लास्टिक, अमोर्फस मतलब प्लास्टिक, इसमें कांच भी आते हैं। कौन से कांच आते हैं, रबड़ आते हैं। ठीक है, अब ठोस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अमोर्फस ठोस। अब इन्हें थोड़ा सा डिटेल में इनका हम इसके डायरेक्ट अंतर समझ लेते हैं। क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, इन्हें तेज धार चाकू से काटने पर ये निश्चित आकृति प्रदान करते हैं। क्रिस्टल ठोस क्या आकृति प्रदान, निश्चित आकृति। लेकिन अक्रिस्टल ठोस में ऐसा नहीं होता है, इन्हें तेज धार पदार्थ से काटने पर ये निश्चित आकृति प्रदान नहीं करते, ये अनिश्चित आकृति प्रदान करते हैं, यानी कि रेगुलर इनका शेप नहीं रहता है। अब बात करते हैं गलनांक की, तो इनका गलनांक अधिक होता है। भाई जो चाकू से कट रहा है वो सीधा कट रहा है, तो उसका जो गलनांक होता है वो अधिक होता है। शार्प ही, ये शार्प होते हैं, मतलब शार्प होते हैं। दूसरा इनका गलनांक कम होता है और एक रेंज होती है इनके गलनांक की, इतनी ही रेंज से ज़्यादा नहीं जा सकते। दूसरा होता है ये अनाइसोट्रोपी होते हैं। कौन से अनाइसोट्रोपी होते हैं, क्रिस्टल ठोस कैसे होता है, अनाइसोट्रोपी, यानी कि भिन्न भिन्न दिशाओं में इनकी भौतिक प्रकृति अलग अलग होती है। सभी दिशाओं में इनकी भौतिक प्रकृति एक समान नहीं होती है। अगर आप इंग्लिश में याद रखना चाहे तो बहुत बढ़िया, इसका होगा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। दूसरा हमारे पास आता है अक्रिस्टल ठोस, जो कि आइसोट्रोपी होती है। सभी दिशाओं में एक जैसी इनकी भौतिक प्रकृति होती है, और ये इसको इंग्लिश में अगर आप याद करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। दूसरा होता है जो क्रिस्टल होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को दर्शाते हैं। क्रिस्टल जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब इनका ऑर्डर जो होता है वो इस प्रकार से ज्वाइंट स्ट्रक्चर रहता है और लॉन्ग रेंज तक रहता है। लेकिन अक्रिस्टल का जो होता है रबड़ है, तो रबड़ एक छोटा सा क्राइटेरिया आता है, यानी कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, दूसरा होता है ये वास्तविक ठोस होते हैं। जो हमारे पास क्रिस्टल ठोस है वो वास्तविक ठोस है, जबकि अक्रिस्टल ठोस अमोर्फस होते हैं या अवास्तविक ठोस होते हैं। अब एग्जाम्पल में हमारा इसका छोटा पॉइंट हो जाएगा, इसमें आते हैं आयनिक, सहसंयोजी और धात्विक। आयन में भी कौन कौन से, एक आध एग्जाम्पल आयनिक ठोस का ले लो, जैसे कि NH4Cl ले लो। दूसरा सहसंयोजी में हमारे कार्बन ले लो, कार्बन में कौन सा ले लो, डायमंड ले लो। कौन सा ले लो, डायमंड ले लो, या फिर आप ग्रेफाइट ले लो। धात्विक में आप कोई मेटल ले लो, जैसे कि आप Mg मेटल ले लो। दूसरा होता है Rb मेटल ले लो, कोई सी भी एक मेटल ले लो, Fe मेटल ले लो। ठीक है, मेटलिक ठोस में ले लो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल इसमें प्लास्टिक ले लो, रबर, कांच आ जाएगा, ग्लास। ध्यान रखना कांच भी कौन सा है, अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच कौन सा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हमारे पास आता है कि जो रेशो होता है त्रिज्या अनुपात का, वो कैसे निकालते हैं। तो धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के जो अनुपात को उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात कहलाते हैं। जहाँ एक महत्वपूर्ण कारक है, और आयनिक क्रिस्टलों में कोऑर्डिनेशन संख्या है, वो कौन सा क्रिस्टलों में पाया जाता है, आयनिक क्रिस्टलों में, और उनके कोऑर्डिनेशन संख्या को बताता है, साथ साथ स्थायी ज्यामितीय व्यवस्था को भी निर्धारित करता है। अब त्रिज्या अनुपात किसमें पाया जाता है, आयनिक ठोसों में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिज्या अनुपात किसमें पाया जाता है, आयनिक ठोसों में पाया जाता है। अब त्रिज्या अनुपात का एक रेशियो दिया गया है, हम इसको कैसे करते हैं कि सबसे पहले मैं बताता हूँ त्रिज्या अनुपात का याद रखने का बिल्कुल सही तरीका कि त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात को याद रखने का तरीका है अनुपात। सबसे पहले इसमें याद रखी जाती है कि सबसे पहले रहते आर धनायन, आर प्लस बटा आर माइनस। आर प्लस जो होता है, आर प्लस बटा आर माइनस की रेशियो को क्या कहते हैं हम, त्रिज्या अनुपात है। अब इसमें जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब जो बड़ा संख्या होगी, जैसे अगर हमने दिया गया 118 और साथ में दिया गया 80, तो 100 जो 80 ये ऊपर आएंगे तभी ये रेशियो 0 में आएगा। ध्यान रखना, यानी कि जो 80 है, यानी कि प्लस वाला हमेशा कम रहेगा, 1 से कम रहेगा। ध्यान रखना, ये बराबर नहीं हो सकता है। तो ये 80 जैसे ऊपर आए और नीचे आएगी छोटी, मतलब बड़ी संख्या, नीचे आएगी बड़ी संख्या और ऊपर आएगी छोटी संख्या, तभी ये रेशियो किसमें जाएगा, पॉइंट में जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यानी कि ऊपर जो आएगा प्लस वाला वो छोटी संख्या आएगी, यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कम नंबर बटा अधिक नंबर, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। अगर यहाँ पर ऊपर 30 दिया है तो नीचे करीबन 60 या 65 ऐसा कुछ रहेगा, ज़्यादा रहेगी, 30 से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब तभी ये रेशियो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, वरना ये प्लस में आएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट में आ चुका। त्रिज्या अनुपात 0.155 से लेकर 0.225 तक ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 शो करती है। समतल में त्रिकोण सममिति दर्शाती है और B2O3 प्रकार का इसका उदाहरण बनता है, यानी कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर ये बना सकता है। दूसरा होता है 0.225 से लेकर 0.414, ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है और चतुष्फल की ज्यामिति दर्शाता है, ZNS के रूप में रहता है। तीसरा होता है 0.414 से लेकर 0.732 से लेकर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर दर्शाता है 6 और ये अष्टफल की व्यवस्था के रूप में रहता है। इसमें आते हैं एग्जाम्पल हमारे NaCl और KCl, नमक और KCl।
0.732 से लेकर 1 जो होता है वो 8 में आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। घनी इसकी स्ट्रक्चर होती है। सीजियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड इस प्रकार का स्ट्रक्चर शो करता है। और मुझे लगता है कि व्यायाम करेंगे और थैंक यू सो मच।